अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज का जो मेरा सेशन है ये बहुत ज़्यादा अहम सेशन है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 30 साल से कम है और वो लोग बीएस कर रहे हैं या बीएस कर चुके हैं या कोई भी डिग्री कर रहे हैं। उनकी एज जो है 30 से कम है और वो सीएसएस एग्ज़ाम देने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं भी है तो मैं आप सबको कहता हूँ कि एक दफ़ा ज़िंदगी में लाजमी सीएसएस की तैयारी करके आपने लाजमी एग्ज़ाम में अपेयर होना है। अगर आप सीएसएस कर लेते हैं तो आप ब्यूरोक्रेसी को जान सकेंगे। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, ये कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी, एसी, ये जो हम सुनते रहते हैं। साथ में जितने भी सेक्रेटरी मिनिस्टर्स के साथ होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर वगैरह के साथ एडवाइज़र होते हैं और बड़े बड़े पॉलिसी मेकर, एक्सपर्ट्स होते हैं। वो लोग कौन होते हैं, वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, आप लोग भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक 20 से 22 मिनट की ये जो वीडियो है इसको लाजमी देखें। आप अगर खुद सीएसएस अब में अपेयर नहीं होना चाहते तो फैमिली में किसी और मेंबर को जो टैलेंटेड हो, जो एफर्ट करना चाहता हो या फिर उसका जो है इंटरेस्ट हो ऑफिसर बनने का, गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो उसको ये वीडियो अगर आप दिखा दें तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़िंदगी चेंज कर देगी, मैं श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। मैंने इतने साल टीचिंग की है, लेकिन ये जो सेशन है ये मेरे लिए लाइफ का कह लें कि बच्चों, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए लाइफ चेंजर किस्म का ये टॉपिक है और सेशन है। मेरे साथ जो है 2020 49th सीएसएस के जो सेशन है उसके जो है टॉपर्स में से एक टॉपर, जीनियस, टैलेंटेड जो है वो गेस्ट इस टाइम सेशन पे मौजूद हैं। आप लाजमी ये सेशन देखें। और मैं आपको इतना बता दूं कि इस दफ़ा 18,000 लोगों ने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया। उसमें से 20वें नंबर पे जो है हमारी जो गेस्ट हैं उनका नेम था, इनका नेम है जी सैयद नूर। आप मज़ीद जो है कुछ क्वेश्चंस या जो भी डिस्कशन है आप अभी सुन लें इस सेशन में, और फर्दर कोई अगर आपके क्वेश्चन या क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में टाइप करें। नेक्स्ट सेशन में आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेंगे। वंस अगेन, आपकी फैमिली में कोई चाहे इंटरमीडिएट में हो चाहे बीएस में हो, उसको लाजमी ये वीडियो दिखाएं ताकि उसको मोटिवेशन मिले और वो सीएसएस क्लियर कर सके आसानी से। सीएसएस प्रिपेयर करने का आसान तरीका आज इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। जी, तो हम वेलकम करते हैं सैयद नूर साहब को आसान ट्यूटोरियल चैनल पे। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमाद, क्या हाल है कैसे हैं आप? आपका? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं, ठीक हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी जो है 20वें नंबर पे आप पोजीशन आई है और माशाल्लाह अच्छे तरीके से आपने जो है सीएसएस क्लियर किया है। और आपकी जो है काफ़ी सारी वीडियोस, क्लिप्स वगैरह जो है सोशल मीडिया पे भी लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उसी से ही मुझे भी काफ़ी खुशी हुई और फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और मेरा दिल चाहा कि आप हमारी ऑडियंस को, खासकर जो हमारी यूनिवर्सिटी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी है, उनके स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग के हवाले से और सीएसएस के हवाले से ना गाइड कर सकें। तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो मेरा बस पहला पहला एक सिंपल और सादा सा सवाल ये है कि आपको कैसे सीएसएस का आइडिया हुआ, सीएसएस साइट पे आपने मूव किया? जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है आर्किटेक्ट साइट पे, और आपकी फील्ड जो है आर्किटेक्चर की है और वहाँ से आप सीएसएस की साइट पे हैं। तो ये कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ और सीएसएस के बारे में कैसे आपको पता लगा? सबसे पहले तो हमाद, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच। सीएसएस का आइडिया मुझे इस तरह आया हमाद कि आई वाज ऑलरेडी सर्विंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट, बट एज एन आर्किटेक्ट। तो मुझे 3 साल वहाँ पे हो चुके थे और आई वाज वर्किंग अंडर सीएसएस ऑफिसर्स। और वैसे भी सिविल सर्विस का तो सबको ही पाकिस्तान में पता भी होता है और एक चार्म भी होता है। व्हेन आई वाज एट एनसीए, मिस्टर कामरान अशारी वाज क्वाइट पॉपुलर देयर। वो एक सिविल सर्वेंट हैं, डीएमजी ऑफिसर हैं, और उन्होंने बेतहाशा काम किया है पाकिस्तान में। आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिम एज वेल। और मुझे भी इसी तरह ख्याल आया जब मैं एज एन आर्किटेक्ट काम कर रहा था
मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स में कि मुझे भी सिविल सर्विस की तरफ आना चाहिए। तो आई केम टुवर्ड्स दिस क्वाइट लेट। मेरी फर्स्ट और आखिरी अटेम्प्ट थी, और गुड। इस वजह से फिर मैंने उसको। जी। जी जी, जी, मेरी खुशी हुई कि फर्स्ट और आपके फर्स्ट लास्ट अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट ही थी। यानी कि आपका क्लियर हुआ। जी, बहुत शुक्रिया। मेरी पहली और आखिरी अटेम्प्ट थी, इसलिए मैंने उसको इस तरह से करने की कोशिश की थी कि मैं कोई फुल प्रूफ तैयारी कर सकूं, बिकॉज आई वोंट बी हैविंग एनी मोर चांसेस। तो मैंने अपनी तैयारी को बड़ा सिस्टमेटिकली किया था, एक एक सब्जेक्ट के एक एक पार्ट को ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी तैयारी की थी। तो इस तरह मैंने अपनी सीएसएस का जर्नी जर्नी किया। इट टुक मी मोर देन 1.5 ईयर, अराउंड 2 इयर्स। लेकिन पहला साल मैंने अपनी तैयारी इस तरह से की कि मैंने जनरल बुक्स पढ़ी, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया, तो आई लेड माई फाउंडेशन। दूसरे साल मैंने सिलेबस स्पेसिफिक जो है ना वो तैयारी स्टार्ट की थी। तो अगर आप सिर्फ सिलेबस की बात करें तो आई टुक अराउंड 1 ईयर। लेकिन अगर आप पूरे जर्नी की बात करें, बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, मेरा आर्ट्स का बैकग्राउंड था। मैंने बैचलर्स इन आर्किटेक्चर किया हुआ है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से। सो आई हैड नॉट स्टडीड इवन अ सिंगल सब्जेक्ट बिफोर। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। और मेरे ख्याल से अगर आपने आपका बैकग्राउंड हो इन सब्जेक्ट्स में तो आप एक साल में भी तैयारी कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक हो गया सर। सर सीएसएस में मिसाल के तौर पे मैं अगर डिस्कस करूं कि हमारे पास इंजीनियरिंग है आईटी यूनिवर्सिटी में, बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बीएस करते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग में करें, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या बीएससी एस आईटी इलेक्ट्रिकल कोई भी फील्ड में करें, यहाँ तक कि बीबीए और डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो एक बच्चा जो है बीएस करने के बाद वो सीएसएस की अगर तैयारी करना चाहे तो वो फॉरेन यानी कि अटेम्प्ट दे, तो उसको क्या तरीका का, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ सीएसएस का हमें बेसिक्स बताएं, क्या डेफिनेशन है उनकी और कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं कुछ। एक जैसे एक फ्रेश ग्रेजुएट को आइडिया नहीं होता, उसको कैसे हम गाइड कर सकते हैं। देखिए, हमारे सीएसएस में आपने 12 पेपर देने होते हैं, और हर पेपर के 100 मार्क्स होते हैं। उन 12 पेपर्स में से 6 पेपर कंपलसरी हैं, वो हर बंदे ने देने हैं, हर कैंडिडेट ने देने हैं। और जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो जो हैं वो ऑप्शनल्स हैं, वो आप खुद चूज करते हैं। तो इस तरह से आपके 1200 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उन 12 पेपर्स में से यू हैव टू पास इन ईच सब्जेक्ट। आप एक में फेल हैं तो आप सब में फेल हैं। और जो कंपल्सरीज हैं उनका क्राइटेरिया फ़र्क है पास होने का, और जो ऑप्शनल्स हैं उनका क्राइटेरिया फ़र्क है। कंपल्सरीज में यू हैव टू स्कोर मिनिमम 40 मार्क्स, और ऑप्शंस में यू हैव टू स्कोर मिनिमम 33 मार्क्स। इसके अलावा आपने सब में इंडिविजुअली भी पास होना है, और सब सब्जेक्ट्स के नंबर्स जब ऐड करें एग्रीगेट, तो दे हैव टू बी मोर देन 50% और एटलीस्ट 50%, जिसका मतलब ये है कि आपने 1200 में से 600 नंबर भी लेने हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपने इंडिविजुअली सब में पास भी करना है और सबको मिला के आपने 600 भी लेने हैं। तो इस तरह से जो है वो सीएसएस का आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और इवेंचुअली आपकी एलोकेशन हो जाती है। काफ़ी एक टफ एग्जामिनेशन है। हमारी दफ़ा मोर देन 18,000 पीपल अपीयर्ड इन द रिटन। उसके बाद 376 क्वालिफाइड जो कि रिटन से आगे आए। उसके बाद 376 में भी फर्दर 220 के अराउंड हैं जो फाइनल एलोकेट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेशो और फाइनल सिलेक्शन की जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम होती है। सर माशाल्लाह, सुन के हैरानगी हो रही है कि 18,000 एप्लीकेंट्स और उनमें आप माशाल्लाह 20वें नंबर पे हैं। ये वाकई फर्स्ट अटेम्प्ट पे बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। सर इसका एक और मेरा छोटा सा सवाल है कि क्राइटेरिया एज लिमिट का कोई होता है, वो क्या होता है, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर के लिए क्राइटेरिया क्या है और जो बाकी लोग हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। देखिए, जो जनरल क्राइटेरिया एज का वो तो है 30 ईयर्स। यू हैव टू बी 30 और लेस देन 30। अगर आप एक भी दिन ऊपर हैं तो आप सीएसएस में नहीं बैठ सकते। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं एंड यू हैव सर्व्ड फॉर मोर देन 2 ईयर्स, आपने मिनिमम 2 साल सर्विस कर ली है कंटिन्यूस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप अपने लिए एज रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप 32 तक जो है वो सीएसएस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये बेसिकली एज का क्राइटेरिया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जो है
फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑब्वियसली इट इज़ 30, और सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और उसमें कुछ जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं लोग जिनको 32 तक इजाज़त दी जा सकती है। तो ये एज का क्राइटेरिया है सीएसएस में। सर आप बीएस के लिहाज से जो सपोज के अगर हमारे पास इंटरमीडिएट के एफएससी के नए बच्चे जो भी पास आउट हो रहे हैं, उनको अगर गाइड करना चाहे कि वो अगर अपना सीएसएस साइड पे एम बनाए, तो वो कौन से बीएस प्रोग्राम में इनरोल हो, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन सा प्रोग्राम ऐसा रहेगा, आपके लिहाज से क्या कहते हैं? देखें, ये तो बहुत ही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपने, ठीक है, सीएसएस का सोच के अपना बैचलर्स करना है, लेकिन आपने उसके अलावा भी सोचना है, क्योंकि सीएसएस की प्रोबेबिलिटी जो है वो बड़ी कम होती है, बैड लक भी हो जाती है। इस वजह से अपना, जो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अपना बैचलर्स किसी ऐसी चीज़ में करें जो डेफिनेटली आपको सीएसएस में हेल्प करे। पर अगर आपका खुदा ना खास्ता सीएसएस में नहीं भी होता, तो आप जो हैं वो अपना करियर जो है वो कंटिन्यू रख सकें, तो ये भी मैं गाइड करूंगा। लेकिन अगर आपने सीएसएस स्पेसिफिक रखना है, तो उसमें बहुत से हो सकते हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सीएसएस में भी अवेलेबल हैं। ये 200 मार्क्स के ज़्यादातर सब्जेक्ट्स हैं, तो ये बड़ा बेहतर आपको जो है वो हेल्प कर देते हैं। इवन आपका जो रिलेटेड आईटी है, वो भी सीएसएस में 200 मार्क्स का ऑप्शनल है, और कंप्यूटर साइंस जो है वो 200 मार्क्स का वो भी रख सकते हैं इसमें। सर बड़ा अच्छा गाइड किया। मेरी वैसे खुद की भी सोच यही थी, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सीएसएस साइड का नहीं था, तो मैं अक्सर मतलब एक डम स्टाइल से किसी को गाइड करता, तो यही कहता था कि आप अपनी फील्ड को, आपकी कोई भी फील्ड है, बीएस प्रोग्राम है, आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे कोई लिटरेचर स्टडीज़ है, उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप एक कम से कम एक जॉब, इनिशियल जॉब ढूंढने के काबिल हो जाए। उसके बाद अटैम्प्ट करें, सीएसएस की ट्राई करें। जैसे मेरे अपने भाई ने भी जो है मेडिकल फील्ड से, केई में वो होते थे, मेडिकल में फील्ड में थे, और उन्होंने 3 अटेम्प्ट्स दी, मतलब थर्ड अटेम्प्ट पे जाके उनका सीएसएस क्लियर हुआ। तो वो जब तक यानी कि सीएसएस उनका क्लियर नहीं हुआ था, तब तक वो अपना अर्निंग करते रहे, जॉब भी करते रहे, और एक अच्छी लाइफ गुजारते रहे माशाल्लाह। उसके बाद फिर सीएसएस साइड पे उनको जो है एक अलग मतलब के इन्वायरमेंट मिला है। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि सीएसएस में 12 ग्रुप्स होते हैं, तो उनका क्या तरीकाकार होता है? वो ग्रुप्स मतलब कैंडिडेट के एंड पे होते हैं, या फिर सीएसएस जो सिलेक्शन कम क्राइटेरिया या बॉडी है उसकी तरफ से होता है? क्या तरीकाकार है उन 12 ग्रुप्स में से कौन सा बेस्ट है? देखें, जब आप सीएसएस के इम्तिहान देते हैं, तो आप 12 ग्रुप्स के लिए जो हैं वो बेसिकली आप पेपर दे रहे होते हैं, जैसे कि आपने बताया। अब ये जो 12 महकमे हैं, ये पाकिस्तान की जो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वो ये बेसिकली जो हैं दे एडमिनिस्टर देम, और वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। तो ये बड़े कम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट्स हैं, और बड़े डाइवर्स हैं एक दूसरे से। सबका अपना दायरा कार है और सारे ही अहम हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा लोग जो हैं उनको प्रेफर करते हैं। उनके अंदर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है, मोबिलिटी ज़्यादा मिलती है। जैसे कि नंबर 1 पे मोस्टली ऑप्ट करते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसको पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप भी कहा जाता था। और इसके साथ साथ कुछ लोग पुलिस सर्विस भी नंबर 1 पे ऑप्ट करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड डिपार्टमेंट। वो पाकिस्तान की पुलिस जो कि प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे है, वो यहाँ से ऑफिसर्स इंडक्ट उसमें होते हैं। फिर फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, और वो आपको पता ही होगा कि एम्बेसडर्स और जो हमारे हाई कमीशन और एम्बेसीज जो दूसरे ममालिक में होती हैं, वो उनमें जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं। इस तरह से करते करते 12 महकमे हैं। उसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, पाकिस्तान रेलवेज है, कस्टम्स है, और पोस्टल और इंफॉर्मेशन ग्रुप भी हैं। तो ये सारे वो इदारे हैं। अच्छा, अब इसमें होता इस तरह से है कि जब आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, तो आपको इंटरव्यू में बुलाने से पहले वो आपको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म में आपने 1 से लेकर 12 तक अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है।
नंबर 1 पे कौन सा आएगा, नंबर 2 पे कौन सा आएगा, नंबर 3 पे। तो इस तरह से आप अपनी जो है वो प्रेफरेंस फॉर्म में प्रेफरेंस दे देते हैं। फिर जब आपके मार्क्स एग्रीगेट होते हैं इंटरव्यू और रिटन मिला के, तो नंबर 1, 2, 3, 4 जिसके मार्क्स जहाँ मेरिट पे बनते होते हैं उसको वो ग्रुप एलोकेट हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट इज क्वाइट सिमिलर टू द इंडक्शन डन इन यूईटी। आपने यूईटी में भी देखा होगा, लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लिखते हैं, सबसे ऊपर मोस्टली इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल लिखते हैं, फिर कंप्यूटर और सिविल, इस तरह से पूरी एक लिस्ट दे देते हैं। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट। अगर आपने किसी स्टूडेंट को समझाना है तो आप ये भी एनालॉजी दे सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और एट द एंड जो एग्जांपल दिया आपने मेरिट लिस्ट लगने वाली जो इंजीनियरिंग की जैसे एडमिशन्स की होती है, या मेडिकल कॉलेजेस की मेरा ख्याल इसी तरीके से होती है, तो ये अच्छे तरीके आपने माशाल्लाह गाइड कर दिया। बस ये मेरा एक आखिरी आपसे क्वेश्चन है कि सपोज कि अगर किसी का सीएसएस क्लियर नहीं हो सकता, तो इससे हट के कोई और फील्ड या वो सीएसएस की जो प्रिपरेशन किसी ने की हो, तो उसका वो नॉलेज कहीं और इस्तेमाल हो सके या कहीं और सिलेक्शन के लिए, तो उस हवाले से कुछ आप क्या आइडिया देंगे, क्या गाइड करेंगे? देखें, जो कैंडिडेट सीएसएस की भरपूर तैयारी कर लेता है उसके लिए बहुत से रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि उसने तक कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान को पढ़ा होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखा होता है, पाकिस्तान के इश्यूज को समझा होता है, और 6 ऑप्शन सब्जेक्ट्स उसको एक इतना डाइवर्स जो है वो पर्सपेक्टिव दे देते हैं दुनिया का, कि वो एक बहुत ही जो है ना वो उसका कैलिबर भी बढ़ चुका होता है और नॉलेज तो बढ़ ही चुका होता है। तो अगर आप सीएसएस नहीं भी कर पाते, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सीएसएस की तैयारी की एंड दे कुडंट क्वालिफाई। लेकिन जब वो वन पेपर एग्जाम में बैठते हैं, जैसे कि कोई भी हो सकते हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मुनक्किद कराता है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी वन पेपर कराता है, उसमें वो फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बहुत तैयारी होती है, उनका नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो सीएसएस क्वालिफाई नहीं करते वो डेफिनेटली पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से दूसरी जॉब्स पे जाएं, उनका टेस्ट डेफिनेटली वो वहाँ पे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आईबी है, एफआईए है, ये सारे वफाकी इदारे हैं, इनमें भी जा सकते हैं, आप प्रोविंशियल इदारों में भी जा सकते हैं। तो आप सीएसएस की तैयारी करने के बाद बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर जॉब को छोड़ के भी वैसे भी आपका जो है वो वर्ल्ड व्यू इतना एनहेंस हो चुका होता है कि वो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म मच बेटर देन योर काउंटर पार्ट्स। अगर आप अपनी प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत बेहतर होगा, बहुत कुशादा होगा, और आप बहुत बेहतर तरीके से जो है ना वो अपनी एक आम प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आना चाहते। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होता है, और इससे गुजरने के बाद इस पूरे जर्नी से इंसान काफ़ी तब्दील हो चुका होता है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो प्लीज़ अगर आप पास पे नहीं होते तो दिल ना छोटा करें, उसका आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सर थैंक यू, बड़ा अच्छा आपने यानी एंड पे भी मोटिवेट भी अच्छा कर दिया, गाइड भी कर दिया है। तो बस प्रिपरेशन के हवाले से मतलब कि अगर कोई बीएस कर रहा हो, ड्यूरिंग बीएस भी वो प्रिपरेशन एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करे, या ये एंड पे मतलब बीएस कंप्लीट के बाद बंदा रटा लगाए या प्रिपरेशन करे या रन टाइम पे उसकी तैयारी करे, कौन सा यानी तरीका बेहतर होगा, शुरू से साथ साथ चलाने वाला या फिर बीएस पे फोकस करके एट द एंड सीएसएस साइड पे फोकस करें? हमारा डेफिनेटली ये बहुत बेहतर होगा कि वाइल यू डूइंग योर बीएस आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी सीएसएस की तैयारी को भी करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिलेबस लें और वो तैयारी शुरू कर दें, लेकिन सीएसएस के लिए एक सर्टन फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए होता है, एक सर्टन पटरी पे आपने चढ़ना है, आपने उस तरह से सोचना शुरू करना है, आपने अपना एनालिसिस बिल्ड करना है, आपने दुनिया को एक नए अंदाज से देखना है, आपने इंटरनेशनल जो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनको देखना है, आपने अपने डोमेस्टिक मुल्क में क्या हो रहा है वो देखना है। तो बहुत बेहतर है कि जब बैचलर्स में आप आ गए हैं और आपका ये इरादा है कि बैचलर्स के बाद आपने सीएसएस में आना है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट रीडिंग जर्नल बुक्स। और बिल्कुल आप ये नहीं उसको पढ़ने के एंगल से ना देखें कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर वो स्टूडेंट्स को बहुत बोझ लगता है। आपने उसको ऐसे ही पढ़ना है कि जैसे आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक फ्लो में पूरी बुक पढ़ें, लेकिन वो बुक्स ऐसी हों जो आपको सीएसएस के लिए प्रिपेयर करें। मैं कई लोगों को कहता हूँ
कि जैसे वर्ल्ड ऑर्डर एक बुक है हेनरी किसिंजर की, इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर बिगिनर्स जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस रखना चाहते हैं, वो पढ़ लें, आपको एक बैकग्राउंड मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में आपको समझ भी नहीं आएगी, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, किसी को भी नहीं आती, सारे एक ही तरह से एक ही रास्ते से गुजरते हैं। आप वो एक दफ़ा पढ़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जॉर्व करेंगे, लेकिन ओवर द इयर्स आपके अंदर वो एक थोड़ी जो आपकी बेस तैयार हो चुकी होगी। इसी तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कोई बुक पढ़ लें, इयन टैलबर्ट की बुक है पाकिस्तान मॉडर्न हिस्ट्री, वो बहुत अच्छी बुक है, वो आपको एक पाकिस्तान का ओवरव्यू दे देगी। इस किस्म की जनरल बुक्स पढ़ें। मलिहा लोधी की बुक मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ, पाकिस्तान बियॉन्ड अ क्राइसिस स्टेट, वो ले आएँ, उसमें पाकिस्तान के डिफरेंट इशूज़ हैं, उनको कभी आपके पास टाइम निकले तो पढ़ें, ये साथ साथ पढ़ें। फिर आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, उससे ये होगा कि आपकी वो आदत बिल्ड हो जाएगी इवेंट्स को ट्रैक रखने की कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर आज ये हुआ है तो कल इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, अच्छा कल ये हो गया है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस है। जब आप न्यूज़ पढ़ना शुरू करेंगे 1-2 महीने बाद, यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड दैम। शुरू में समझ नहीं आएगी, हर चीज़ रैंडम लगेगी, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस। आप डॉन पढ़ें, आप सुबह सुबह उठें और 10-15-20 मिनट बस डॉन पढ़ें। आप डिजिटल पढ़ लें, फिजिकल अखबार लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने थ्रू आउट अपनी तैयारी डिजिटल ही पढ़ा है डॉन। आपके पास टैबलेट है या फ़ोन है, आप सुबह उठें और न्यूज़ पढ़ लें, फिर वर्ल्ड की न्यूज़ पढ़ लें डॉन के ऊपर ही, और एडिटोरियल पढ़ लें, उससे आपकी बेस तैयार होना शुरू होगी। अगर आप सिर्फ रोज़ डॉन भी पढ़ लें, बेसिक हेडलाइंस, एडिटोरियल और वर्ल्ड न्यूज़, आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेस तैयार होना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ ज़रूर करें, साथ साथ इसकी एक आदत बना लें। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इंग्लिश एक स्किल है जो ओवर टाइम आपका जो है वो डेवलप होता है। वो ऐसे नहीं होगा कि जब आप सीएसएस की तैयारी करेंगे तो 2 महीने में आप इंग्लिश सीख लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ लैंग्वेज, इट ग्रोज ऑन यू। आप इवेंचुअली उसे एब्जॉर्ब करेंगे, उसको समझेंगे और इंटरनलाइज करेंगे, और वो टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, तो अपने 3-4 साल को इन दो चीज़ों पे फोकस करें कि एक करंट अफेयर्स, कुछ जनरल बुक्स पढ़ें सीएसएस से रिलेटेड, और अपनी इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप जो है वो बेहतर करें, क्योंकि इंग्लिश 6 महीने में भी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए एंड पे उसे ना छोड़ें, उससे ज़्यादा पहले थोड़ा सा ना आप अपने लिए बिल्ड कर लें। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा जो लोग एफएससी के बाद हैं या बैचलर्स में इस वक्त हैं, वो इस तरह से अपने आप को लेके चलें। सर थैंक यू, बहुत खुशी हुई, आपने बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा एक्सप्लेन किया है। बस एट द एंड आपसे आखिरी रिक्वेस्ट ये होगी कि दोबारा भी हमें टाइम दीजिएगा, जो फर्दर कोई क्यूरीज होंगी या फिर डायरेक्ट कोई मतलब स्टूडेंट से क्वेश्चंस होंगे, एक लाइव सेशन अगर अरेंज करना पड़ा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा भी हमें टाइम दीजिएगा। और ख्वाजा फ्रीद यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको हमेशा जो है इनविटेशन है, जब भी आपको मौका मिले, टाइम मिले, रीमा खान चक्कर लगे तो आप लाजमी हमारी यूनिवर्सिटी में लाजमी आएँ। तो हमारी तरफ से आपको जो है हर टाइम जो है एक इनविटेशन कार्ड आपके पास मौजूद होगा। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ सर। थैंक यू सो मच हमाद, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।